सबसे पहले तो जरा टेस्ट वाला क्वेश्चन हो गया फाइनल। नहीं टाइम मिला सर। पेज नंबर 16। तो मिस्टेक्स हो गई 25। लास्ट पॉइंट का क्या किया है 25 मिलियन का? प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए कंसिडर किया क्यों यार? 25 ऑप्शन है तो सही। ठीक है, समझ आ गया था। सेकेंडली आपका लीज एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी पे और ईयर एंड है 30 जून। तो रेंटल्स एडवांस में सेकेंड रेंटल में जो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट है वो भी अक्रू होना है। 5.85 मिलियन कब से कब तक का इंटरेस्ट है? जरा टेबल देख के बताएं। फर्स्ट जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक का है। तो आपका ईयर एंड जब 30 जून पे आएगा तो इसमें से कितना अक्रू हो जाएगा? 6 मंथ्स का। ठीक है जी, समझ आ गया? कोई और कंफ्यूजन? कंप्लीट कर लिया ना यार? एक क्वेश्चन नंबर 7 भी कल क्लास में कर रहे थे आप लोग। तो एनी कंफ्यूजन जितना पढ़ा हमने? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नहीं वो समटाइम्स जो लेसी होता है, लेसर होता है, वो जब लीज एसेट देता है तो साथ रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि जब तक ये लीज कंप्लीट ना हो तो फर्दर लीज नहीं करनी, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देना। तो उसका की अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो उसका भी फिर डिस्क्लोजर होता है, तो वो फिर अभी आगे जाके चीजें आएंगी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन? चलें जी फिर आगे, कोई इशू तो नहीं? चलें सर, ये हमने जो लीज थोड़ी सी पढ़ी है ये सिर्फ अभी लेसी के एंगल से हमने डिस्कशन की है। डेफिनेटली उसके बाद अभी लेसर की लीज का काउंटिंग ट्रीटमेंट भी है, फिर मिक्स करके लेसी लेसर भी क्वेश्चन है, लेकिन वो जरा फिर हम कुछ फर्दर जरा स्टडीज थोड़ी सी आगे चले जाएं तो इंशाल्लाह फिर लेसर बाद में करेंगे। मीनवाइल थोड़ा सा लेसी इसलिए कर लिया हमने क्योंकि लेसी की बेस पे जरा फर्दर जो टॉपिक्स अभी आगे करेंगे वो फिर मिक्स होके आते हैं। तो यहाँ तक ओके है सब कुछ? चलें आज जरा एक आसान से जरा डिस्कशन और स्टार्ट कर लें। ये मीनवाइल जरा कुछ बुक्स शायद नेक्स्ट वीक में मिलेंगी, तो जरा इन नोट्स को जरा संभाल कर रखना हमने। वैसे तो ये बुक में पेज चैप्टर्स होंगे सारे, लेकिन कुछ दिन जरा इन फोटोकॉपी से जरा काम चलाना हमने। कर लें शुरू? चले एक सेट मिला आपको, वो जरा साथ ही रख लें, उसकी बेस पे शुरू करते हैं। इधर मुबीन किधर है? बुलाइए। चले रखें जी पेज जो आज मिले आपको सामने। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन? रुक कर आगे। सर IAS 21 जरा स्टार्ट होना है, इस पेज के स्टार्ट को जरा लिखना जरा। IAS 21, IAS 21 रिलेट्स टू फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। कभी एक्सचेंज रेट वर्ड सुना आपने? कोई एग्जांपल? तो फॉरेन करेंसीज के नाम सुना दे दो तीन। डॉलर, पाउंड्स, दिनार, रियाल, वगैरह वगैरह वगैरह। इन अदर वर्ड्स वो सारी करेंसीज जिनके बारे में हमारी ख्वाहिश होती है कि ये करेंसीज हमारे पास हो, उन करेंसीज की बात हो रही है। पाकिस्तानी करेंसी का नाम क्या है? रुपीज। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो रुपीज के अलावा दुनिया में जितनी भी करेंसीज हैं वो सारी फॉरेन करेंसीज कहलाएंगी। अब अगर आप पाकिस्तान में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी रुपीज में बनेंगी। जर्नल जब भी अमाउंट लिखेंगे तो रुपीज में लिखेंगे। फिर जर्नल से लेजर्स, लेजर से ट्रायल। इधर कैमरा देखना, लेजर से ट्रायल,
ट्रायल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये पाकिस्तान में सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रुपीज में बनेंगी। यहाँ तक ठीक है प्लीज। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई आपकी ट्रांजैक्शन हुई है किसी फॉरेन करेंसी में, तो फिर आपको उस फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं नॉर्मली, बाकी फिर डिटेल में और बात करेंगे। इंपोर्ट्स भी होती हैं और एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट का मतलब क्या है? किसी फॉरेन कंट्री से चीजें खरीदना पाकिस्तान में, और एक्सपोर्ट है पाकिस्तान से बाहर किसी फॉरेन कंट्री में चीजें बेचना। अब अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई सप्लायर है, जापान में सपोज आपका सप्लायर है, वहां से आपको मशीनरी खरीद रहे हैं, तो जापानीज येन में शायद आप पेमेंट कर रहे होंगे फॉरेन सप्लायर को। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख जापानीज येन है, तो एज इट इज परचेज अपनी 1 लाख जापानीज येन में पाकिस्तान में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप उन येन्स को पहले रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। एक्सचेंज रेट्स की जरूरत पड़ती है, तो एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके उन येन्स को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे और फिर अकाउंटिंग करेंगे। अकाउंटिंग एंट्री सेम ही है। मसलन अगर कोई मशीनरी परचेज की आपने यूज करने के लिए, तो क्या एंट्री करेंगे? मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट। लेकिन पाकिस्तानी रुपीज बनाने के लिए येन्स को लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपने एक्सपोर्ट को की है और आपका कोई कस्टमर जो है वो अमेरिका में लेट्स अज्यूम है, और डॉलर्स में आपको रिसीट्स होनी है, तो फिर आप डॉलर्स को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। इन अदर वर्ड्स, इन सारी क्वेश्चन में हमने बस यही डिस्कस करना है कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। आई होप कि कुछ इनिशियली मेरी बात समझ आ गई है। तो आए जरा कैलकुलेटर्स पकड़ें। इसको जरा समझने के लिए पहले फर्स्ट 2 पेजेस पे जरा एक बेसिक सी डिस्कशन लिखी हुई है, उसको करने के बाद फिर आगे चलते हैं। पहले परचेज ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं और फिर उसके बाद जरा सेल ट्रांजैक्शंस पे आते हैं। कैलकुलेटर्स की जरूरत पड़ेगी और सिर्फ कंसंट्रेट आपने करना है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रह के जरा पढ़ना शुरू करें। रेडी हैं सारे? परचेज ट्रांजैक्शंस हेडिंग है पॉइंट नंबर 1। मेरे साथ साथ रहना, आगे पीछे नहीं होना। A Pakistani company bought goods from an suppose Australian supplier on 1st December 2016 for 10,000 Australian dollars, paying by check on the same date. Exchange rate on 1st December 2016 was 75 rupees per 1 Australian dollar. ये जो एक्सचेंज रेट को जरा हाईलाइट कर लो। डेफिनेटली एक्सचेंज रेट्स आपने नहीं सोचने होंगे, एक्सचेंज रेट्स एग्जामिनर देगा, आपने यूज करना सीखना है। जी, व्हाट इज द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन? परचेज हुई है, सेल हुई है, गुड्स खरीदी गई हैं, और जिस दिन गुड्स खरीदी गई हैं उस दिन पेमेंट भी हो गई है। तो मेरी तरफ देख कर जरा एंट्री बताएं। परचेज डेबिट, चेक है, बैंक कर लें। वैसे भी ये जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस हैं, क्योंकि एक कंट्री से पैसे दूसरे कंट्री में जाने हैं, तो नॉर्मली बैंक्स ही इन्वॉल्व होते हैं। तो जहां जहां हम कैश कह रहे होंगे शायद, वहां फिर बैंक का रेफरेंस आ जाएगा। अब ये 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शन है, तो इसे 1 दिसंबर के एक्सचेंज रेट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेटर पकड़े, सिंपल से वर्किंग है। 10,000 क्या लिया हमने, मल्टीप्लाइड बाय एक्सचेंज रेट किया, तो परचेज डेबिट 7,50,000 रुपीज एंड बैंक क्रेडिट बाय 7,50,000 रुपीज। तो अगर तो जिस दिन परचेज हो उसी दिन पेमेंट हो गई है, तो कोई इशू नहीं है। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का एक्सचेंज रेट देखें और फॉरेन करेंसी को लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके काउंटिंग कर लें। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? समझ आ गया सबको? जी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? जी आगे। जी पॉइंट नंबर 2 सर। अब एक सिनेरियो सा बना हुआ, तो पॉइंट नंबर 2 में सपोज ये जो पॉइंट 1 में परचेज थी, ये क्रेडिट पे थी। सपोज जो ऊपर हमने ये अज्यूम किया कि जैसे ही परचेज हुई साथ ही पेमेंट हो गई। लेट्स अज्यूम ये जो परचेज थी
ये क्रेडिट पे हुई थी, सेकंड सिनेरियो। तो सपोज परचेज वाज ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट वाज पेड ऑन 15 December 2016 when the exchange rate was ₹78 per $1 क्या एक्सचेंज रेट्स की फ्लक्चुएशन होती रहती है? बढ़ भी सकते हैं एक्सचेंज रेट्स और कम भी हो सकते हैं। फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करते हुए एक्सचेंज रेट्स की फ्लक्चुएशन हो सकती है। ये अब सेकंड सिनेरियो में ये अज्यूम्ड है कि जो परचेज है वो क्रेडिट पे है। तो जरा लिंक रखिएगा जरा पॉइंट 1 के साथ, बताएंगे व्हाट इज द परचेज डेट 1 दिसंबर 2016। लिखने की जल्दी कोई नहीं है, लिखा भी आपके पास हुआ है, जहां मैं कहूँगा लिख भी लीजिएगा, सोचने की जरूरत प्लीज है। परचेज डेट है 1 दिसंबर 2016, लेकिन अब सेकंड सिनेरियो में पेमेंट डेट क्या रखी हुई है? तो अब परचेज किस दिन रिकॉर्ड करेंगे, 1 दिसंबर को या 15 दिसंबर को? अब परचेज 1 दिसंबर को अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होगी और पेमेंट डेफिनेटली फिर 15 दिसंबर को सोचेंगे कि किस तरह होनी है। कि 1 दिसंबर वाले दिन आपको, आप जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स कितने, 10,000, और उस दिन एक्सचेंज रेट आपको क्या पता होगा? अब डेफिनेटली नीचे पॉइंट नंबर 2 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन के सिनेरियो में हमें ये तो पता है कि पेमेंट वाले दिन जाके एक्सचेंज रेट 78 रुपीज पर $1 हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब आप 1 दिसंबर पे खड़े होंगे तो आपको नहीं पता होगा उस वक्त कि 15 दिसंबर को जब पैसे देने तो कितना एक्सचेंज रेट होगा। तो इनिशियली आप परचेज को रिकॉर्ड करते हुए उसी दिन का एक्सचेंज रेट यूज कर सकते हैं जिस दिन आपकी ट्रांजैक्शन हुई है। इट मींस इनिशियली से 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 75 किया आपने, 7,50,000 की एंट्री बताएं क्या होनी चाहिए? परचेजेस डेबिट है, अब पेबल बन जाएगा, पेबल कह लें, क्रेडिटर्स कह लें, फॉरेन करेंसी पेबल कह लें। एक हमारी लायबिलिटी टुवर्ड्स द ऑस्ट्रेलियन सप्लायर कितने से स्टैंड कर गई है? 7,50,000। ये बात मेरी समझ आती है कि जिस दिन आप 1 दिसंबर पे वर्किंग कर रहे होंगे उस दिन आपको नहीं पता होगा कि 15 दिसंबर पे रेट क्या होगा, वो तो उसी वक्त पता चलेगा जब पेमेंट डेट आएगी। इट मींस आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए जिस दिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन का एक्सचेंज रेट ढूंढ लिया करेंगे सर। लेकिन बट आप इसी की बात को जरा पूरा किया जाए तो 15 दिसंबर वाले दिन जब पेमेंट आप कर रहे होंगे तो पेमेंट आपको $10,000 की इस एक्सचेंज रेट के हिसाब से करनी पड़ेगी। अब कैलकुलेटर रख लें साथ, वर्किंग शायद सिंपल ही लेकिन सॉल्व कर लें। 10,000 इंटू 78 करके क्या आंसर आएगा? अब 7,50,000 वाली लाइबिलिटी, सही कह रहा हूँ, 7,80,000 पे सेटल करनी पड़ेगी। तब ये सेटलमेंट डेट पे 7,50,000 वाली लाइबिलिटी को 7,80,000 पे अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपके बैंक से पैसे 750,000 जा रहे होंगे या 780? अब वर्ड्स मेरे गौर से कंसंट्रेशन सुने जरा, कितने रुपए वाली लाइबिलिटी कितने रुपए में सेटल हो रही है? बिजनेस हमेशा आपने अपना ही समझना है, बताएं कैसा लग रहा है? तो ये एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन की बेस पे, एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से हमें कोई गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? क्यों लॉस हो रहा है? 7,50,000 रुपीज वाली लाइबिलिटी 7,80,000 रुपीज पे सेटल करनी पड़ रही है। क्या कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं? तो अब ट्रांजैक्शन जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो बैंक क्रेडिट बाय 780,000, पेएबल डेबिट बाय 7,50,000, और ऑटोमेटिकली ये जो लॉस बन रहा है, गेन बन रहा है, लॉस बन रहा है, एक्सचेंज लॉस जो बन रहा है, ये अगर आप एंट्री सही तरीके से कर रहे होंगे तो उसी तरफ आ रहा होगा जिस तरफ आना चाहिए। क्या लॉस अगर है तो फिर डेबिट फिगर होनी चाहिए। तो ये कौन सा लॉस है? फॉरेन एक्सचेंज लॉस है। इसको जरा शॉर्ट वर्ड्स में मैं लिख रहा हूँ, फॉरेक्स लॉस। और ये फॉरेक्स लॉस फिर कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होगा। अगर उसी दिन पेमेंट कर देते जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई थी तो 7,50,000 पे ये ट्रांजैक्शन सेटल हो जानी थी, लेकिन उस दिन सेटल ना करने की वजह से और फर्दर फिर रेट्स बढ़ जाने की वजह से हमें 30,000 जो एक्स्ट्रा देना पड़ा है
वो एक्सचेंज लॉस के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हो गई है? अब जरा अपने हाथ से भी लिखना है, वैसे लिखा तो हुआ है, लेकिन जरा अपने हाथ से ट्रांजेक्शन को जरा अच्छा इसी तरह लिखिएगा जिस तरह मैंने लिखा है, खासतौर पर दूसरी एंट्री। अगर आपने नोट किया पहले मैंने क्या डिसाइड किया, पैसे कितने जा रहे हैं, फिर मैंने क्या डिसाइड किया, देने कितने थे, और एंड में ये जो एक्सचेंज गेन लॉस है ये हमेशा एक बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कैलकुलेट करेंगे। तो लिख लें जरा, इसी पेज पे लिखना चाहिए साहब, अभी रजिस्टर्ड रहने दें, जस्ट एक आइडिया होना शुरू हो जाता है, पेज पे जगह बनती जाएगी राइट साइड पे। जी एक्सचेंज लॉस कब होता है? और गेन कब होगा? अपने वर्ड जरा सेम रखिएगा जो आपने बोले, मैं भी ना हाँ कर रहा हूँ ना ये नो कर रहा हूँ। यहाँ लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि 7,50,000 वाला लायबिलिटी सेटल करते हुए ज्यादा पैसे देने पड़ गए। अच्छा लग रहा है आपको, बुरा लग रहा है? तो बुरा लग रहा है तो गेन नहीं हो सकता, बिजनेस आपका है, तो अगर आपका बुरा लग रहा है तो गेन हो रहा है लॉस हो रहा है। थोड़ा सा मैं सस्पेंस छोड़ के पॉइंट नंबर 3 में जा रहा हूँ। एंट्री तो क्लियर होगी ना बाल? ये थर्ड सिनेरियो उसी हेडिंग में चलते जाएंगे। वंस अगेन सपोज परचेज क्रेडिट पे थी, ऊपर से लिंक है, लेकिन अमाउंट पेड है 15 जनवरी 2017 को। सेकेंड सिनेरियो से थोड़ा सा चेंज आ रहा है। परचेज डेट बताएं क्या है? वो 1 दिसंबर ही है, 1 दिसंबर ही, लेकिन सपोज आप पेमेंट एक 15 दिसंबर की बजाय 15 जनवरी नेक्स्ट ईयर है। व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज 77 पर 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सॉरी, ईयर एंड ऑफ द पाकिस्तानी कंपनी जिसने चीजें खरीदी हैं 31 दिसंबर 2016 है। व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज 79 पर 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये कैंडिडेट्स भी और जरा रेट्स भी जरा हाईलाइट कर लेना। परचेज अभी भी कौन सी डेट पे है? सपोज 1 दिसंबर पे, 16 पे। सेटलमेंट किस डेट पे है? सेटलमेंट का क्या मतलब होगा? जिस दिन पेमेंट हो रही है। तो सेटलमेंट डेट 15 जनवरी है और लेट्स 2017 है, और लेट्स अज्यूम हमारी कंपनी जिसकी हम बहस कर रहे हैं उसका ईयर एंड 31 दिसंबर पे आता है। ठीक है प्लीज? सिर्फ हुआ क्या, ट्रांजैक्शन डेट 2016 वाले अकाउंटिंग ईयर में है, परचेज की ट्रांजैक्शन डेट 2016 वाले अकाउंटिंग ईयर में है, और सेटलमेंट डेट 2017 वाले साल में चली गई है। इज इट पॉसिबल कि परचेज किसी और अकाउंटिंग ईयर में हुई हो और पेमेंट किसी और अकाउंटिंग ईयर में हुई हो? परेशानी के बजाय रिलैक्स होकर सोचते हैं। जी 1 दिसंबर 2016 पे आप कुछ कर रहे होंगे सर जी, कुछ कर रहे होंगे सर, क्या कर रहे होंगे? परचेजेस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। कितने ऑस्ट्रेलियन डॉलर इन्वॉल्व हैं? 10,000।
उस दिन आपको कौन सा एक्सचेंज रेट पता होगा, तो इसका मतलब 7,50,000 रुपीज से आपने अपनी परचेज को इनिशियली रिकॉर्ड कर लिया। ठहर जाए समझ ले पहले। एनी कंफ्यूजन? तो नेक्स्ट रेलिवेंट डेट अब आप बताएं। 15 जनवरी 2017 डेफिनेटली सेटलमेंट होनी है। कोई और रेलिवेंट डेट? अब ईयर एंड पे रुकने की क्या वजह है? लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, लाइबिलिटी तो रिकॉर्डेड है यार। लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे या लाइबिलिटी रीमेजर करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा जहन में लाएं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है एज ऑन, और इस एग्जांपल के बेस पे एज ऑन 31 दिसंबर 2016 पे जब आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन रही होगी, तो क्या उसमें ये फॉरेन करेंसी पेएबल अपीयर होना चाहिए? लेकिन क्या 7,50,000 रुपए की बेस पे होना चाहिए? ये तो किस दिन की बेस पे लाइबिलिटी बनी हुई है? 1 दिसंबर की बेस पे बनी हुई है। और ईयर एंड पे अगर एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन हो गई है तो इस लाइबिलिटी को रीमेजर होना चाहिए। लाइबिलिटी हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड एट रुपीज 7,50,000, लेकिन ईयर एंड पे अगर आके एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन हो गई है तो हमारी लाइबिलिटी एज ऑन दोबारा रीमेजर होनी चाहिए। थोड़ा सा पहले जरा सेकंड सिनेरियो में जाए। इस सेकंड सिनेरियो में तो ऐसी कोई बात आपने नहीं की। अगर ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट सेम ईयर में आ जाए, क्या बोला मैंने प्लीज? तो फिर लाइबिलिटी है ही नहीं, लाइबिलिटी खत्म हो गई है और ईयर एंड पे उसे रीमेजर करने की कोई सेंस ही नहीं है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट के दरमियान में कहीं अकाउंटिंग ईयर एंड आ जाए, क्या बोला मैंने? तो फिर ईयर एंड पे खड़े होके अब अपने पेएबल्स और अभी आगे जाके बात करेंगे रिसीवेबल्स को फिर रीमेजर करना होता है। सेंसिबल है प्लीज? हाउ टू रीमेजर? कंसंट्रेट जरा जी। कितने ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इन्वॉल्व हैं? मल्टीप्लाइड बाय, अब किस दिन का रेट ढूंढना चाहिए आपको? ढूंढने जरा 31 दिसंबर का रेट क्या गिवन है? 79 मेरा ख्याल है, ऐसे ही है। 77 कब था, कब है? वो तो फिर बाद में है। तो किस दिन खड़े हैं हम? उस दिन का रेट 79 है, विच मीन्स अब हमारी लाइबिलिटी 7,90,000 पे मैयर होनी चाहिए। कितनी वाली लाइबिलिटी, कितनी रुपए वाली लाइबिलिटी कितने रुपए पे मैयर होनी चाहिए? क्या लाइबिलिटी बढ़ानी है? क्या लाइबिलिटी बढ़ रही है? कितने से बढ़ रही है? 790,000 से लाइबिलिटी बढ़ाऊं, डिफरेंस ले रहे हैं तो 750 माइनस, सॉरी 790 माइनस 750, 40,000 से आपकी लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्या लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही है? कितने से? और लाइबिलिटी बढ़ना आपको कैसा लग रहा है? तो क्या ये गेन है या लॉस है? ये क्यों लॉस हुआ है? लाइबिलिटी बढ़ी है बिकॉज ऑफ द फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन, तो देयरफॉर दिस लॉस इज कॉल्ड एज फॉरेक्स लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। डन है सर? यहाँ तक लिख लें, फिर 15 जनवरी की बात अभी करते हैं।
जी ओके सर। अच्छा ये दोनों एंट्रीज किस ईयर एंड में? 2016 वाले साल में। अब लेट्स अज्यूम अगर हमने नेक्स्ट ईयर में भी एंट्रीज करनी हो, अगर तो फॉर एग्जांपल सिर्फ यही रिक्वायर्ड एग्जाम में तो बात खत्म होगी, लेकिन अगर सपोज सेटलमेंट डेट भी वाली एंट्री भी रिक्वायर्ड हो तो लेट्स अज्यूम कि रिक्वायर्ड है, बताएं डेट। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में पहुंच गए ना अब हम, 15 जनवरी 2017। लिखने की जल्दी ना कर लीजिएगा, बात बड़ी सिंपल है कि जब आप 15 जनवरी 2017 डेट आ गई होगी तो उस दिन आप जब पेमेंट कर रहे होंगे तो किस हिसाब से पैसे दे रहे होंगे? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 77 रेट हो गया है, तो 7,70,000 रुपीज आपके बैंक से जा रहे होंगे, ऐसा ही है सर? कितने वाली लायबिलिटी कितने पे सेटल हो रही है? 7,50,000 वाली लायबिलिटी। और यार 7,50,000 यार कमाल हो गया, रीमैयर करने के बाद ये लायबिलिटी 7,90,000 पे आ गई थी। और क्या 7,90,000 वाली लायबिलिटी अगर 770,000 पे फाइनली सेटल हो रही है तो आपका अपना बिजनेस है, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? तो प्लीज कितने वाली लायबिलिटी कितने पे सेटल हो रही है? तो गेन हो रहा है लॉस हो रहा है? अगर आप एंट्री सही बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली उधर ही डिफरेंस आएगा जिधर आना चाहिए। अब डिफरेंस किधर आ रहा है? तो ये क्या है? फॉरेक्स गेन है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में सॉर्ट ऑफ कहने आप अदर इनकम वगैरह में जाएगा। ओके सर, लिखे सर। जी ऑल स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? जी एनी क्वेश्चन? लॉस डेबिट फिगर होगी और गेन, चलें आई होप कि कुछ रीजनेबल आइडिया हो गया। आए थोड़ा सा जरा सेल ट्रांजैक्शंस को भी समझो। इमीडिएटली आफ्टर दिस जहां तक पहुंचे थे आप, आज एक सेल ट्रांजैक्शन का एंगल सोचो। शुरू करूं? A Pakistani company sell goods to customer in Saudi Arabia for example, 15 जून 2018, ये जरा एक जीरो कम है जरा, फॉर सपोज 10,000 रियाल्स, एक जीरो स्पेंट हुआ। लेट्स से में एक पाकिस्तानी कंपनी है जिसने सऊदी अरब में अपने किसी कस्टमर को 10,000 रियाल्स की सेल की है 15 जून 2018 को, receiving the amount on the same date by check। 15 जून पे अगर ये सेल ट्रांजैक्शन है तो उस दिन का अब आपको एक्सचेंज रेट चाहिए, तो एक्सचेंज रेट गिवन है 30 पर 1 रियाल। जी सर, मेरी तरफ देख के बताएं, सेल की एंट्री क्या होती है? कैश सेल है शायद, इस वक्त ये कैश सेल है, जिस दिन सेल हो रही है उस दिन पैसे आ रहे हैं। लेकिन अगर बाय चेक है तो फिर देन क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक डेबिट सेल क्रेडिट। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो 10,000 रियाल से एंट्री कर देंगे, रियाल्स को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, क्या ढूंढेंगे? एक्सचेंज रेट ढूंढेंगे, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 है, 3 लाख रुपए की सेल रिकॉर्ड हो जाएगी।
लिख लो सर। अगर आप नहीं, हाँ, अगर आप फॉर एग्जांपल हम सऊदी अरब कहाँ बैठे हैं, वैसे फॉर एग्जांपल कहाँ पहुंचे, सऊदी अरब में फॉर एग्जांपल अगर आप बैठे हैं तो वहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर रियाल्स में बन रही हैं तो रियाल लोकल करेंसी है, दुनिया की हर करेंसी फॉरेन करेंसी है, तो आप सारी करेंसीज को रियाल में कन्वर्ट करेंगे। तो जहाँ हम लिखते हैं रुपीज इन थाउजेंड्स, वहाँ आप रियाल्स इन थाउजेंड्स जब करेंगे तो सारी करेंसीज को आप रियाल्स में कन्वर्ट करके काउंटिंग करेंगे। अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ है जहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ की जो करेंसी है वो लोकल करेंसी है, सारी दुनिया की करेंसीज को उस करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम कहाँ बैठे हैं और पेपर भी आपने यहीं बैठ के देने हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम पाकिस्तान में रुपीज में कन्वर्जन कर रहे हैं। मजा नहीं आ रहा, कोई नहीं, टेंशन है, अगले सफे पे मजे ही मजे हैं, थोड़ा सा जरा मजा शुरू करना। क्या हमेशा सारी दुनिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट रुपीज में बनेंगी? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये क्या बात, कोई नहीं, टेंशन ना ले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जहाँ बैठे हैं पहले वहां से गेम शुरू करते हैं। जी सर, आए जरा इसी ट्रांजेक्शन को भी जरा क्रेडिट सेल की तरफ लेके जाएं। पॉइंट नंबर 2 नीचे लास्ट। लेट्स अज्यूम ये जो सेल हमने पहले अज्यूम की है कि कैश सेल थी, क्रेडिट पे थी, और अमाउंट आपको 25 जून को रिसीव हुई है और एक्सचेंज रेट उस वक्त 32 हो गया। जी सेल डेट क्या है? नहीं नहीं, सेल डेट सर, सेल डेट वो सेम है 15, सेल डेट ही है, वहीं से नीचे स्नैरी बन रहा है जिससे पहले बन रहा था। सेल डेट प्लीज अभी भी क्या है, लेकिन कैश सेल की बजाय सपोज क्रेडिट सेल है, और पैसे कब रिसीव हो रहे हैं, और जब पैसे रिसीव हो रहे हैं तो एक्सचेंज रेट 32 पे चला गया है। इधर ही रहे, बोर्ड पे देखें जरा, सेल डेट बताएं। 15 जून 2018। जी अब क्रेडिट सेल हो गई है, डेटर या रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट। जिस दिन आप सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन अब अपने रियाल्स को किस रेट की बेस पे रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, जो उस दिन आपको पता होगा। तो इट मींस इनिशियली आपकी सेल 3 लाख रुपए से रिकॉर्ड हो जाएगी। डन है सर? 15 जून के बाद 25 जून वाले दिन जब ये रियाल्स आपको रिसीव होंगे, प्लीज कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन इधर ही रहे सर, नेक्स्ट पेज पे जाने की भी क्या जरूरत है, इतनी देर बाद कोई ऐसी चीज है जिसे सोचना है, तो आ रहा है नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ। 25 जून को जब ये रियाल रिसीव होंगे, कितने रिसीव होंगे सर? नहीं, रियाल कितने रिसीव? अच्छा, ये जो अमाउंट्स बदल रही हैं क्या फॉरेन करेंसी के चेंज होने से? फॉरेन करेंसी सेम है, एक्सचेंज रेट बदल रहे हैं, तो कितने रियाल्स आपको रिसीव होंगे? बैंक डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? पैसे आ रहे हैं, हाउ मेनी रियाल्स? 10,000। अब किस रेट की बेस पे कन्वर्ट होंगे? तो इट मींस 3 लाख। कितने वाला रिसीवेबल कितने में रिसीव हो रहा है? कितने वाला रिसीवेबल कितने में रिसीव हो रहा है? वंस अगेन कैसा लग रहा है? और यार रेट बढ़ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे रेट बढ़ रहा होगा तो लॉस हो रहा है, रेट कम हो रहा होगा तो गेन हो रहा है। ऐसी कोई बहस नहीं सर, सबसे बेस्ट तरीका ये, अगर अच्छा लग रहा है तो गेन होगा और अगर बुरा लगेगा तो लॉस होगा। अब यहाँ कब अच्छा लगेगा? जब रेट बढ़ेंगे, रेट कम होने पे अब बुरा लगेगा। तो रादर देन रेट्स के चक्कर में पड़े, मेक द थिंग सिंपल, बिजनेस आपके हैं, अच्छा लगेगा तो गेन है, बुरा लगेगा तो लॉस है। क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह हम नॉर्मल लोग हैं, आपको अच्छा कब लगेगा? जब मजा आएगा। बुरा कब लगेगा? जब बुरा लगेगा। तो प्लीज कितने वाला रिसीवेबल कितने में रिसीव हो गया है, और ऑटोमेटिकली डिफरेंस उधर ही आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जिधर आना चाहिए।
क्या ये गेन है? क्यों? क्योंकि अच्छा लग रहा है। नहीं, मेक द थिंग सिंपल, बाकी आपकी मर्जी है, जो मर्जी आपने सोचना है। सोचा जा सकता है जी अगर रिसीव होने पैसे रेट बढ़ रहा है तो मर्जी आपकी, पहले पे करना है, रेट कम हो रहा है। बेस्ट वेज, अच्छा लगेगा तो गेन है, बुरा लगेगा तो लॉस। हाँ, ये अज्यूम्ड है कि आप नॉर्मल लोग, इसी पेज के एंड पे जगह बनाए और 2 एंट्रीज लिखे। कितने वाला रिसीवेबल कितने में रिसीव हो गया? तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा रुपए आ गए। सॉरी, फॉरेक्स गेन है, सॉरी, मुझे लगता है नॉर्मल होना पड़ेगा। फॉरेक्स गेन। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुछ आपको अच्छा बुरा लग रहा है? साइलेंट ही लग रहा है। जी कंप्लीटेड है जी। नेक्स्ट पेज सर। नेक्स्ट पेज पर तो पहले वही एंट्रीज लिखी हुई जो होपफुली अपने हाथ से लिखी आपने। मुझे एक लास्ट सिनेरियो रखना है। जी सर, पॉइंट नंबर 3 सर। सपोज वही सिनेरियो चल रहा है जी। सेल वाज ऑन क्रेडिट एंड द अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन 5 जुलाई 2018। जी पिछला पेज जरा हो गया, जरा काइंडली जरा सेल डेट बताएंगे। सेल डेट सेम है, 15 जून सेम है, लेकिन रिसीट की डेट 25 जून की बजाय सपोज 5 जुलाई हो गई है और उस दिन का एक्सचेंज रेट 33 है। वंस अगेन सपोज हमारा ईयर एंड बीच में आ रहा है 30 जून 2018 और 30 जून वाले दिन एक्सचेंज रेट 34 हो गया है। जी प्लीज मुझे जरा डेट्स के एंगल से बता दें जरा। नंबर 1, सेल डेट क्या है? 15 जून है। रिसीट डेट अब 5 जुलाई है और लेट्स अज्यूम हमारे बिजनेस का ईयर एंड 30 जून पे आ गया है, 30 जून ईयर एंड आ गया। तब हुआ ये है कि सेल डेट और रिसीट डेट दो डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स में चली गई है। सेल डेट 30 जून 2018 वाले साल में है और रिसीट डेट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में चली गई है। वर्ड्स ठीक है मेरे? अब इस केस में क्या होना चाहिए, जरा काइंडली सोच के करवाएं पहले। सेल किस दिन रिकॉर्ड होनी चाहिए? 15 जून, पिछले पेज पर जरा चले जाए एक मिनट। 2018 क्या रेट था उस दिन? क्या एंट्री करें? रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट, कितने से कैसे? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय उस दिन का एक्सचेंज रेट। ओके जी, रिसीट डेट बताएं। अब वो है 5 जुलाई। तो वंस अगेन सेल और रिसीट डेट के दरमियान ईयर एंड आने से क्या इशू बन रहा है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वंस अगेन एज ऑन होगी। रिसीवेबल हमारा एसेट है तो एज ऑन 30 जून 2018 पे रिसीवेबल क्या 3 लाख ही होना चाहिए? सर 3 लाख ही होना चाहिए सर। ये किस डेट पे मैयर हुआ हुआ है? अब 30 जून का डेट दोबारा रीमैयर करेंगे तो ये जो पेबल्स और रिसीवेबल्स होते हैं, क्या बोला मैंने? अगर ये ईयर एंड पे आउटस्टैंडिंग हो, फॉरेन करेंसी पेबल्स, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल्स, तो आप इन्हें ईयर एंड के एक्सचेंज रेट की बेस पे रीमैयर करेंगे। सेंस समझ आ रही है जी? कैसे मैं रीमैयर करूं? डाटा ढूंढा 10,000
मल्टीप्लाइड बाय क्या रेट हो गया, 34 है शायद, तो 3,40,000। कितने वाला रिसीवेबल कितने पर रीमैयर हो रहा है, तो कितने से रिसीवेबल बढ़ रहा है, रिसीवेबल बढ़ रहा है तो रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। डन है सर। और रिसीवेबल का बढ़ना आपको अच्छा अगर लग रहा है तो ये फॉरेक्स गेन हो रहा है। ओके है सर, लिखें यहां तक। जी शफीक साहब, उसकी आप टेंशन ना लें, वो कुछ कर लेंगे। इस वक्त जो फोकस होना चाहिए जहां पे, उस पे करें काइंडली। जज़ाकल्लाह सर। सर शॉर्टकट सारे हैं, अगर आप हुक्म करते हैं मैं आखिरी बात भी बता देता हूँ। आराम आराम से चलते हैं सर। ये भी तो हो सकता है, मैंने कब कहा वो नहीं हो सकता, लेकिन आप मल्टीप्लाई करके 4 से बताएं गेन है लॉस है। 4 से मल्टीप्लाई करके बताएं गेन है लॉस है, वो तो फिर वही सोचना ना, तो वैसे ही वर्किंग कर लेते हैं। तो फिर भी तो सोचना ही है, यहाँ पूरी अमाउंट निकाल लेते हैं। सोचना तो पड़ना ही है। डिफरेंस लेंगे तो फिर भी सोचना, फिर आप कहेंगे रेट बढ़ा है, और जब रेट बढ़ा है तो जब लायबिलिटी होगी आप कहेंगे, तो गेम खराब हो जाएगी। रेट बढ़ना गेन है लॉस है, डिपेंड करता है। अब डिपेंड पे ही तो मसला सर। लेकिन बहरहाल ज्यादा सही वर्ड्स ये हैं, क्या रिसीवेबल बढ़ रहा है देयरफॉर रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, ऑटोमेटिकली एंट्री बैलेंस हो जाएगी। क्या पेएबल बढ़ रहा है, अगर फॉर एग्जांपल हो तो वो क्रेडिट हो रहा है, पेएबल कम हो रहा है वो डेबिट हो रहा है, रिसीवेबल कम हो रहा है तो ऑटोमेटिक एंट्री बन जाएगी। फोकस करें मेन चीज पे, रिसीवेबल बढ़ रहा तो डेबिट हो रहा है, पेएबल बढ़ रहा तो, एंड सो ऑन। जी सेटलमेंट डेट मींस रिसीट डेट, 5 जुलाई को एंट्री बनवाएं जरा। बाकी डेफिनेटली शॉर्टकट्स हो सकते हैं, एज लॉन्ग एज हम सही वर्किंग करें तो तरीके तो बहुत से हो सकते हैं। जी जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, 5 जुलाई को जरा वर्किंग करवाएं। कितने रियाल्स रिसीव होंगे, लेकिन किस रेट पे, तो इट मींस कितने वाला रिसीवेबल कितने में रिसीव हो रहा है। हमारी रीमेजरमेंट के बाद हमारा रिसीवेबल 340 हो गया था, तो 340,000 वाला रिसीवेबल अगर आपको 330,000 में रिसीव हो रहा है, रिवर्स ठीक है, कितने वाला कितने में, तो कैसा लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है, फॉरेक्स लॉस आ गया, लिखे सर। तो मेन चीजों पर फोकस करें, गेन लॉस वुड बी अ बैलेंसिंग फिगर। गेन लॉस इंशाल्लाह वुड बी अ बैलेंसिंग फिगर। ये ऑल स्टूडेंट्स यहाँ तक ओके।
चलिए पेज 20 पे आते हैं, थर्ड पेज, नंबरिंग 30 है 20 है ये थर्ड पेज। चलें सर, हम अपने ख्वाबों की दुनिया में चलें। नहीं सॉरी, अभी ख्वाबों की दुनिया नहीं आई शायद, थोड़ा सा जरा वेट कर लें ख्वाबों की दुनिया के लिए। On 1st August 2018, a Pakistani firm purchased goods costing $10,000 from a US firm to be paid on 31st January 2019. Concentration up चाहिए। Firm's accounting year is 31st December. Spot rates at various dates were, spot rate का जरा वर्ड जरा अंडरलाइन कर लें। स्पॉट रेट मींस नथिंग सवाए इसके कि जिस दिन आप खड़े हैं उस दिन के रेट को स्पॉट रेट कहते हैं। मसलन आज क्या डेट है, आज 4 अक्टूबर 2025 को जो रेट स्टॉक मार्केट में चल रहा होगा वो स्पॉट रेट कहलाता है। कल का रेट क्या कहलाएगा, स्पॉट रेट। कल वाले दिन रेट स्पॉट रेट कहलाएगा। जो गुजरी हुई कल है उसका रेट कल क्या कहला रहा होगा। तो स्पॉट रेट मींस नथिंग एक्सेप्ट जिस दिन की बात हो रही है उस दिन का रेट है। ठीक है, परेशान तो नहीं हो जाएंगे। तो व्हाट इज द स्पॉट रेट ऑन द ट्रांजैक्शन डेट, 120 rupees. What was the spot rate on statement of financial position date, ये सही है वर्ड। और सेटलमेंट डेट वाले दिन 121। आपने क्या करना है, ऑल नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पाकिस्तानी कंपनी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आप है रजिस्टर खोला जाए। कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट हरगिज नहीं है, हमेशा की तरह आपके लिए कोई भी चीज टफ नहीं है। ये करवाना है आपने जनरल, बल्कि हेडिंग लिखते हैं जनरल एंट्रीज, ऑल नेसेसरी जनरल एंट्रीज जो जो इस डेटा से हो सकती हैं। जनरल एंट्रीज अगर रिक्वायर्ड हो क्वेश्चन में तो फॉर्मेट बना लें। रेडी सर, फर्स्ट रेलिवेंट डेट, हिम्मत सर जी, हिम्मत हिम्मत। 1 अगस्त 2018 क्या खरीदा, बोर्ड्स खरीदी है, एंट्री बताएं। परचेजेस डेबिट क्रेडिटर या क्या लिखें, चलेगा पेपर जी। मैयर करवाएं, कितने डॉलर है, 10,000। एक्सचेंज रेट क्या था, आंसर ना करें 1 लाख, ना करें यार, पैसे हमेशा अपने समझ के गिने, सिर्फ 12 लाख ओनली। ऊपर कहीं रुपीज मेंशन करें, रुपीज में लिखा 1000 पे लिखें, रुपीज लिखना क्यों जरूरी है। पाकिस्तान में रुपीज इसीलिए लिखते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि किस करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं। तो रुपीज में ही चलने दूं या रुपीज इन थाउजेंड में कर दूं, चल लेते हैं, इतना बड़ी अमाउंट नहीं है। आप देख लें उनके सिर्फ 10,000 है, हमारे 12 लाख है। उनका 10,000 एक जेब में आ जाएगा, हमारा 12 लाख इंशाल्लाह बोरी में आएगा। तो हम ही परेशान होते हैं।
सिर्फ 10,000 और अल्हम्दुलिल्लाह 12 लाख। नहीं समझ आई, सॉरी। नेक्स्ट रेलिवेंट डेट बताएं। कंसंट्रेट अगर ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट के दरमियान ईयर एंड आ जाए तो रीमेयर होना है। आ रही को डेट, पहले पेमेंट डेट आ रही है या पहले सेटलमेंट डेट आ रही है? ये तो एक ही बात है। सेटलमेंट डेट कहूँ या पेमेंट डेट कहूँ, एक दोबारा अगर वर्ड्स क्लियर करें, ट्रांजैक्शन डेट अगर बोलूँ तो इसका मतलब जिस दिन सेल या परचेज हुई, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सेटलमेंट डेट का मतलब जिस दिन रिसीट या पेमेंट हुई है, और इनके दरमियान ये रेंट अगर आ जाए तो उस दिन क्या होता है? रीमेजरमेंट होती है। रीमेजरमेंट होती है लायबिलिटी की या एसेट की, रिसीवेबल की या पेबल। जी कोई ईयर एंड आ रहा बीच में किस डेट पे? 31/12/2018। इस दिन जो भी होना है खामोशी से 30 सेकेंड्स आपके पास है, कर लें, कर लें। खामोशी का मतलब जी लायबिलिटी कितने से बढ़ रही है? क्या एंट्री बनी? फॉरेक्स लॉस डेबिट, पेबल क्रेडिट। ठीक है सर। जी अब उसने ऑल नेसेसरी एंट्रीज का है, कोई इवेंट्स की बात नहीं की है, तो कोई और नेसेसरी एंट्री बनती है इस डेटा से? डेट, सेटलमेंट डेट 31 जनवरी 2019, ये भी इंडिविजुअली करें खामोशी से। ये सोचिए कितने वाली लाइबिलिटी कितने पे सेटल हो रही है? 12,20,000 वाली लाइबिलिटी अगर 12,10,000 पे सेटल हो रही है तो 10,000 गेन महसूस हो रहा है। जी एनी कंफ्यूजन प्लीज? जी क्वेश्चन नंबर 2 पे जरा होमवर्क लिखें, याद रहेगा कल परसों? नहीं कल याद रहेगा इंशाल्लाह, परसों तक हो जाएगा। जी क्वेश्चन नंबर 2 के साथ होमवर्क लिखिए सर। 3 जरा मेरे साथ करें। जी जी वैसे ही की, वैसे नहीं की।
मैंने तो वैसे की। सेकंड थर्ड सिनेरियो में ऐसे की, रीमेजर की है मैंने। रीमेजर मैंने, मेरा ख्याल है वैसा वहां भी ऐसे ही किए। आपने कैसे किए? हम पेबल डेबिट कहाँ से आ गई? 12 लाख वाली लाइबिलिटी बढ़ के 12,20,000 पे चली गई है, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? तो बढ़ रही है तो डेबिट होगी। वैसे भी कर सकते हैं, वैसे वहां शायद लाइबिलिटी कम हो गई हो इसलिए डेबिट किया हो यार। मेरा ख्याल है वहां भी बढ़ ही रही थी। लाइबिलिटी बढ़ रही है और डेबिट हो गई है सर। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस में अगर लाइबिलिटी बढ़ रही हो तो डेबिट हो जाएगी। अल्लाह ना करे सर, प्लीज अकाउंटिंग वही है। ओके है सर। जी होमवर्क वाला मैं वर्ड मेरे ख्याल वापस ले लेता हूँ, अब रिलैक्स होकर बताएं, सही हो गया? इतना बड़ा होमवर्क जो आ गया बीच में, इसने इतनी मसला क्रिएट किया। प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 बाय द नेम ऑफ सफीर पाकिस्तान टेक्सटाइल लिमिटेड is a multinational company sir. पढ़ें जी ध्यान से। The company is principally engaged in the manufacturing and selling of menswear. The company exports designer dresses to the UK, UAE and USA. Company prepared its financial statements on 30th June. During the year, foreign transactions were incurred in foreign currency. Number 1, on 15th April 2017, SPTL sold dresses to a customer in UAE on account for 20,000 dirhams. On account जो वर्ड्स हैं इनको अंडरलाइन करना, इसका सिंपली मतलब क्रेडिट होता है। On account means on credit. कितने दिरहम्स की सेल हुई है? 20,000 dirhams. The customer settled the transaction after 1 month and the company received the company received 20,000 dirhams on 15th May 2017. Second point, अब डेफिनेटली एक से ज्यादा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं। On 1st May 2017, the company has imported a machine from USA. The invoice for the machine was for 1,10,000 US dollars, which will be paid to the supplier vendor on August 20th, 2017. Companies functional currency वर्ड्स अंडरलाइन करें। फंक्शनल करेंसी का एग्जैक्ट मीनिंग इंशाल्लाह मैं आपको खुद बताऊंगा। जब तक मैं कोई एग्जैक्ट मीनिंग ना बताऊं उस वक्त तक आपने इस फंक्शनल करेंसी का मतलब सिंपली लोकल करेंसी समझना है। इसका क्या मीनिंग बता रहा हूं? तो फंक्शनल करेंसी सिंपली मींस किसकी बात हो रही है? लोकल करेंसी। और लोकल करेंसी का मीनिंग मेरी तरफ देख के बताएं क्या मतलब? हम जिस मुल्क में भी होंगे, बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान में ही हम, तो जिस मुल्क में होंगे उस मुल्क की करेंसी लोकल करेंसी, ठीक है? तो द कंपनीज लोकल करेंसीज पाकिस्तानी रुपीस and its exchange rate to UAE dirhams and US dollars are as follows. अब ये नीचे सॉर्ट ऑफ टेबल में क्या दे रहा है आपको? पाकिस्तानी रुपीस टू US डॉलर्स एंड PKR टू UAE दिरहम्स। मसलन 15 अप्रैल वाले दिन एक US डॉलर कितने रुपए का था और एक दिरहम कितने का था, एंड सो ऑन। तो डिफरेंट रेट्स के हमें एक्सचेंज रेट्स दिए हुए हैं। देन हमने क्या करना है? 2 सालों की काउंटिंग एंट्रीज करनी है, 2017 की और 18। आज हम बिस्मिल्लाह पढ़ें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज बिजनेस नेम बताएं सर, लिखें सर।
जी ईयर एंड है 30 जून। पहला ईयर एंड क्या कह रहा है? 30 जून 2017। जी 18 भी। जी साथ साथ चले जरा। फर्स्ट रेलिवेंट डेट ढूंढे सर। पॉइंट वाइज चलें या डेट वाइज चलें? मेरे ख्याल डेट वाइज बेहतर है यार। तो व्हाट इज द फर्स्ट रेलिवेंट डेट इन द स्टोरी? 15 अप्रैल 2017 को क्या हुआ? क्रेडिट सेल हुई। डबल एंट्री बताएं। रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अमाउंट की वर्किंग करवाएं। 20,000 दिरहम्स मल्टीप्लाइड बाय 15 अप्रैल का स्पॉट रेट बताएं। 27.5 दिरहम्स है तो मल्टीप्लाइड बाय दिरहम का रेट। आंसर 5,50,000 ना करें यार। काश मैं इसे 55,000 ही कह सकूं। जी ठीक है सर। अच्छा अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो तो थोड़ा सा जरा डेफिनेटली सर, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन तो नहीं है लेकिन आगे जरा जहन में रखें। तो जरा थोड़ा सा FF1 अगर जहन में ला सकें तो जिस दिन सेल रिकॉर्ड होती है साथ कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉर्ड होती है। तो याद ही कोई एंट्री याद? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड इन्वेंट्री स्टॉक क्रेडिट, अगर कॉस्ट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। बाकी डेफिनेटली इस वक्त नहीं है, मैंने वैसे ही याद दहानी करवाई है। जी आगे चलो। 1 मई या 15 मई? तो डेट वाइज चल रहे हैं जी हम। 1 मई 2017 क्या हुआ इस दिन? मशीनरी खरीदी बेचने के लिए। मशीनरी लग रही है तो शायद नॉर्मली मशीनरी डेबिट, अनलेस पता चल जाए मशीनें बेचने के लिए चलेंगे। कल के ऊपर बिजनेस बताया हुआ है शायद। बेचते तो हम कोई ड्रेसेस को बेच रहे हैं हम, बना के बेच रहे हैं शायद। जी एंट्री। कैश पे खरीदी है मशीनरी, क्रेडिट पे खरीदी है। डबल एंट्री। मशीनरी डेबिट, पेएबल क्रेडिट। जी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करवाएं। कितने डॉलर इन्वॉल्व हैं? 1 मई का स्पॉट रेट ढूंढना है। 103.75 ढूंढ लेंगे सारे। आंसर 11,412,500। वंस अगेन गौर से देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने सारे रुपए बन रहे हैं, बोलना ही मुश्किल हो रहा है। 11.4125 मिलियन समथिंग। डन है सर। प्लीज डन है। नेक्स्ट रेलिवेंट डेट प्लीज। 15 मई को क्या हुआ? इंडिविजुअली करेंगे जरा सोच के। 15 मई
कितने वाला रिसीवेबल कितने में रिसीव हो रहा है? 5,50,000 वाला रिसीवेबल, तो कितना गेन हो रहा है? एंट्री बनानी आ गई जी प्लीज। एनी कंफ्यूजन? सोच के नेक्स्ट डेट, सोच के नेक्स्ट डेट। और यार 20 अगस्त से पहले ईयर एंड आ गया है। ईयर एंड पे सोच के बताएं क्यों रुके हैं? किसकी रीमेजरमेंट? रिसीवेबल तो रिसीव हो गया है। मशीन नहीं, मशीन नहीं, मशीन नहीं। पेएबल एंड रिसीवेबल्स, तो क्या रिसीवेबल भी रीमेजर होगा? ये रिसीव हो चुका है, अगर ये भी रिसीवेबल रहता तो उसका भी होना था। तो सिर्फ किसको रीमेजर करने की जरूरत है? करें जी पेएबल रीमेजर। क्या करें जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी पार्टिसिपेट करें। जी असना सब जज़ाकल्लाह, सही कह रहे हैं आप। जी सर, गलत तरफ से शुरू कर रहे हैं आप। पेएबल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो देयरफॉर पेएबल डेबिट हो रहा है। क्या पेएबल कम होना आपको अच्छा लग रहा है? तो लॉस हो गया ना। प्लीज, पेएबल कम होना अगर अच्छा लग रहा है तो गेन है यार। ऐसे पेएबल कम हो रहा है, पेएबल डेबिट हो रहा है। पेएबल भी डेबिट और लॉस भी डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट। प्लीज, गेन या लॉस? कितना? नहीं क्लियर हुआ? जी सर, ओके हो गया। सेम मिस्टेक किया दोबारा फिर। जी एनी अदर कंफ्यूजन? वाइंड अप करें सर, नेक्स्ट ईयर की एंट्रीज भी मांगी हुई हैं। थर्टी फर्स्ट December 2009 वाले अकाउंटिंग ईयर में कोई 9 या 18, सॉरी 18, 30 June 2018 वाले साल में भी कोई ट्रांजैक्शन फॉल कर रही है? करें जी फाइनल। 20 अगस्त 2017 वाली। कंफर्म प्लीज। पेएबल रीमेजर हो गया सबका?
कितने वाला पेबल, जी 111412 वाला यार, देख लीजिएगा। अब ये मिस्टेक्स हो सकती हैं बस, रीमेजर करने के बाद 11312 शायद, या सॉरी 302, 11302 500 वाला पेबल अगर 1138500 में पे हो रहा है तो 82,500 का लॉस हो रहा है। थोड़ा सा अपने आप को सुना लें जो बहस हो रही है, कितने वाला पेबल कितने में पे हो रहा है। 11302 500 वाला पेबल 1138500 में अगर पे हो रहा है तो अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, ज्यादा पैसे जा रहे हैं, तो 82,500 देयरफॉर लॉस बन रहा है। ठीक है सर। एनी अदर ट्रांजैक्शन इन दिस डेट ऑन दिस इन दिस ईयर, सॉरी। चलिए नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 से पहले जरा पेज नंबर 24 पे आना। एक सेकंड के लिए पेज नंबर 24 पे जरा पहले क्वेश्चन नंबर 1, जी क्वेश्चन नंबर 1 बाय द नेम ऑफ, जी ऑल स्टूडेंट साथ है। चलिए मुस्कुराते मुस्कुराते सवाल पढ़े। Orlando is a company whose functional currency is the US dollar, underlying। फंक्शनल करेंसी का मतलब, तो लोकल करेंसी डॉलर कैसे हो सकती? तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आप कहाँ पहुंच गए हैं, तो वहां पहुंचे हुए समझे अपने आप, अपने ड्रीम प्लेस से पहुंच गए, आ ड्रीम कम ट्रू। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी का अब कोई मकसद समझ आ रहा है। डॉलर सर, एक दफा जरा कह कर तो देखें, डॉलर अब लोकल करेंसी, फीलिंग ही और है सर। तो अब हम सारी करेंसीज को किस में कन्वर्ट करेंगे, पढ़े आगे। अब तो खुशी खुशी सवाल करें यार। It prepares financial statements for 30th June each year. Following transactions take place on 21st May 14 when the spot exchange rate क्या होता है जी? उस दिन का रेट, उस दिन का एक्सचेंज रेट, जिस दिन की बात हो रही है, विच मीन्स 21 मई was, अच्छा कंसंट्रेशन फुल जरा रिक्वायर्ड है, हिम्मत करनी है जरा। $1 इज इक्वल टू, ये यूरो की एब्रीविएशन आ गई, ये जिस तरह डॉलर के लिए साइन है, तो यूरो करेंसी जो यूरोपियन करेंसी है उसके लिए इस तरह से लिखा जाता है 0.8, $1 0.8 यूरोस के बराबर। अल्हम्दुलिल्लाह हम रुपीस से बहुत दूर है। ठीक है, ट्रांजैक्शंस भी यूरोप में हो रही हैं। नंबर 1 सर, गुड्स वर सोल्ड टू क्लोन अ कस्टमर इन जर्मनी फॉर 96,000 यूरोस। जी कंपनी आपकी कहाँ पे है और आपने गुड्स बेची हैं कितने 1000 यूरोस की। A specialized piece of machinery was bought from Frankfurt, a German supplier। क्वेश्चन का मजा ही और है यार। The invoice for the machinery is for 1 million rupees। सॉरी अगर मैं कहीं गलती करूं, ठीक करना आपको। Company receives 96,000 from Cologne on colon, सॉरी सर मेरी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं है, on 12 जून 2014। As on 30th June 2014, the machinery purchased from Frankfurt is not yet available for use।
द लायबिलिटी फॉर द मशीन इज सेटल्ड ऑन 31 जुलाई 2014। ये सेकंड लास्ट लाइन जो मैंने पढ़ी, नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी डेप्रिसिएशन की भी बहस नहीं है, शायद मशीनरी आ गई है लेकिन इंस्टॉल वगैरह हो रही है, तो डेप्रिसिएशन मींस आपने इस बहस में लेके नहीं आनी। लेकिन डेफिनेटली अगर ये मशीन आ गई है, इंस्टॉल हो गई है, अवेलेबल फॉर यूज हो गई है, तो इस पे IAS 16 वैसे ही लगेगा जैसे आपको पहले से होपफुली आइडिया है। रेलिवेंट डॉलर पर यूरो एक्सचेंज रेट्स आर 12 जून, 30 जून और 31 जुलाई के आपको एक्सचेंज रेट्स दिए हुए हैं। रिक्वायर्ड आपसे जनरल एंट्रीज ही हैं, पहले जरा एंट्रीज ही कर लें आप। और ईयर एंडेड 30 जून 2014 भी है और 15 भी है। छोटी सी इसमें एक मिस्टेक का खदशा है, वो जरा पहली एक ट्रांजैक्शन मेरे साथ रिकॉर्ड कर लें। एवरी अदर थिंग रिमेन्स सेम जो आपको पता है। जी सर, अपने बिजनेस का नाम बताएं। मेरा ख्याल है स्पेलिंग ही देख के लिखें। जी पहला ईयर का 30 जून 2014। जी 30 जून ही रहने में। ये एक दफा क्वेश्चन जरा दोबारा देख लें और बस करवाने पे फोकस करें। फर्स्ट रेलिवेंट डेट बताएं। आप पढ़ लें सही तरह। ऊपर जो दो ट्रांजैक्शन है वो शायद सेम डेट पे, और उस दिन एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 0.8 यूरो। कंसंट्रेशन रखनी पड़नी है जरा यहाँ। जी फर्स्ट रेलिवेंट डेट बताएं प्लीज प्लीज। फर्स्ट रेलिवेंट डेट 31 मई 2000। लिखना छोड़ दें सर। जी क्या हुआ 31 मई 2014 को पहले? क्रेडिट पे सेल हुई है, ये कैसे पता चला? बताया हुआ है पैसे जाके 12 जून को आ रहे हैं। जी क्या एंट्री करूं? रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। यार अमेरिका में भी ये एंट्री होगी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी फुल कंसंट्रेशन नहीं, अब फुल चाहिए जरा। कितने यूरोज इन्वॉल्व है और इन यूरोज को किस करेंसी में कन्वर्ट करना है? एक बार रिपीट कर लें जरा। यूरोज को डॉलर्स में कन्वर्ट करना है। अब जब आप लिख रहे हैं तो आप रुपीज नहीं लिखेंगे, अब आप क्या लिखेंगे? डॉलर या यूरोस? डॉलर्स लिखेंगे। अपनी फंक्शनल करेंसी मींस लोकल करेंसी। किस करेंसी को किस करेंसी में कन्वर्ट करना है? कैलकुलेटर हाथ में पकड़े, बताएं कन्वर्ट करके दो। 1,20,000 जाने दें यार। 96,000 लिखें कैलकुलेटर पर, मल्टीप्लाइड बाय 0.8। और यार मल्टीप्लाई करते तो आ रहे हैं, इतनी देर होगी यार, प्लीज। 1.5 घंटा हो गया यार। मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। असल में सब कुछ छोड़ दें और फर्स्ट पेज पे आ जाए। फर्स्ट पेज पे आ जाए जो आपके नोट्स में था। क्या हम मल्टीप्लाई कर रहे थे? लेकिन हम क्या कर रहे थे? ये जरा एक सेकंड जरा 2-3 मिनट में ऐसे जरा गौर से सुनना। सबसे पहले वाला एक्सचेंज रेट लिखवाएं जरा मुझे, क्या लिखा हुआ? ₹75 पर $1 ऑस्ट्रेलियन।
कंसंट्रेशन प्लीज, यही बस फाइनली एक छोटा सा पॉइंट है, उसके बाद एवरीथिंग इज वेरी इजी इंशाल्लाह। डॉलर कितने इन्वॉल्व थे? 10,000। कौन से डॉलर? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स को मैं रुपीस में कन्वर्ट कर रहा था, बल्कि सॉरी आप मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करवा रहे थे। एक्सचेंज रेट गौर से जरा देखना, 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, और जो एक्सचेंज रेट मैंने बॉक्स में कन्वर्ट किया उसमें लिखा हुआ है ₹75 पर 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, इनको देख के अदर बॉक्स के अंदर जाए, ये जो एक्सचेंज रेट बॉक्स में लिखा हुआ, क्या ये 10,000 जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं एक्सचेंज रेट के मुताबिक एक के बराबर है? एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बराबर। तो असल में हम डेफिनेटली मल्टीप्लाई कर रहे थे 75 से, लेकिन डिवाइडेड बाय 1 भी हो रहा है, जिस तरह मार्कअप मार्जिन में किसी जमाने में पढ़ते थे, लेकिन डेफिनेटली डिवाइड बाय 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक सेकंड, आंसर इसका बनता है, ये डिवाइडेड बाय 1 की कोई बात समझ आई है? नहीं, सही नहीं समझ आई, जस्ट एक मिनट और। आंसर आया हमारा 7,50,000। बताएंगे 7,50,000 क्या है? सर क्या है सर? अब अगर मैंने ये 7,50,000 रुपयों को ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में कन्वर्ट करना, क्या बोला मैंने, प्लीज क्या बोला? अगर मैंने रुपीस को डॉलर्स में वापस कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 75 हो जाएगा। अब 7,50,000 गौर से देख के बॉक्स के अंदर जाए, क्या जो एक्सचेंज रेट मेंशन है उसके मुताबिक ये 7,50,000 रुपए 75 रुपए के बराबर है, और मैंने अब 1 फाइंड आउट करना है। तो जिसको आपने फाइंड आउट करना है उससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और आपकी करेंसी जिसके बराबर है उससे डिवाइड हो रही है। नहीं समझ आई? रिपीट करें, क्या बोला मैंने? आपकी करेंसी जिसके बराबर है उससे डिवाइड कर दें एक्सचेंज रेट देख के, और जो आपने फाइंड आउट करना है उससे, तो आप डिवाइडेड बाय 75 इंटू 1 होगा। नहीं समझ आई? सेकंड पेज पे एक मिनट, रियाल्स वाली एग्जांपल। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट सॉरी, जो भी इसमें थर्ड पॉइंट है, सेकंड पेज जो दूसरा था, उसमें एक्सचेंज रेट 33 वाला ले रहा हूँ, ₹33 पर 1 रियाल। ऐसे ही है, रियाल्स इन्वॉल्व है 10,000। 10,000 रियाल, इसको अगर रुपीस में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 33 किया था, लेकिन क्या डिवाइड बाय 1 भी हो रहा था? करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन बेटा ये जो 3,30,000 आ जाएगा, क्या आएगा ये 3,30,000 रुपीस? अगर मैंने इन 3,30,000 रुपयों को रियाल्स में कन्वर्ट करना है और एक्सचेंज रेट देखना है, तो एक्सचेंज रेट के मुताबिक क्या ये 3,30,000 एक के बराबर है? क्या ये 3,30,000 रुपए एक रियाल के बराबर है, या एक्सचेंज रेट के मुताबिक 33 के बराबर है? तो डिवाइड बाय 33 इनटू 1 से कुछ बात समझ आ जाएगी। और लैंडो में एक सेकंड आए, पेज नंबर क्या है? जी सर, और लैंडो में कंसंट्रेशन फुल रिक्वायर्ड है। एक्सचेंज रेट लिखवाएं 31 मई वाला, सॉरी 21 मई वाला एक्सचेंज रेट लिखवाएं। $1 इज इक्वल टू 0.8 यूरोस, ऐसे ही है। अब 96,000 क्या है? यूरोस। गौर से इस एक्सचेंज रेट को देखें, मेरा तो ख्याल है मल्टीप्लाइड बाय 0.8 बनता है। अब यूरो जो है
8 के बराबर है और आपने एक मींस डॉलर फाइंड आउट करना है। इसको किस तरफ लेके आना है? यूरोस को डॉलर, विच मींस 0.8 से 1 की तरफ आना है। एक और लॉजिकल बात भी हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली वो जरा टफ है सोचना जरा, लेकिन शायद आपके लिए ना हो। ये गौर से एक्सचेंज रेट देखें जरा, $1 इज इक्वल टू 0.8 यूरोस। डॉलर महंगा है या यूरो महंगा है? $1 अगर आपके पास हो तो 0.8, $1 अगर होगा तो 0.8 यूरोस मिलेंगे। इन अदर वर्ड्स अब ये यूरोस है 96,000। लॉजिकली स्पीकिंग क्या डॉलर्स का आंसर ज्यादा आना चाहिए कम? और कम। यूरो महंगा है, डॉलर्स का आंसर ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये जरा लॉजिकली सोचना क्वेश्चन में टफ हो जाएगा। बेस्ट वे क्या है? एक्सचेंज रेट को जहन में रखें और करेंसी देखें। क्या यूरोस है 96,000? क्या यूरोस है 96,000? और मेरा बॉक्स क्या कह रहा है कि यूरो किसके बराबर है? 0.8 के, और मल्टीप्लाइड बाय 1 करके डॉलर आ जाएंगे। कुछ बात मेरी अब क्लियर हो गई है? देख लें, यही बस इशू रह गया था आखिरी, मैंने चाहा ये भी जरा डिस्कस हो जाए। अगर ये क्लियर हो गया तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ शायद आपको फॉरेन करेंसी समझ आ गया है। एनी कंफ्यूजन इन दिस? आ जाए फिर रजिस्टर में लिखें जो एंट्री हम कर रहे थे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई मेरी बात? जी डिवाइडेड बाय 0.8, ओके सर। आंसर बताएं। क्या 1,20,000? यूएस डॉलर। यूरो पसंद है या डॉलर? दोनों चलेंगे सर, बस रुपीस के अलावा कोई करेंसी होनी चाहिए। वो भी चलेंगे वक्ती तौर पे, लेकिन बहरहाल अगर डॉलर हो यूरो हो तो मजा ही और फूल लगेगा सर, ये भी ना बात। नहीं कंफ्यूजन सर फाइनली? जी इसी डेट पे एक और ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली रिकॉर्ड करना है कोई? इसी मशीनरी भी इसी डेट पे है, ये ऊपर गौर से पड़ेगी। करना इधर अपने हाथ से फाइनल करना। जी ऑनलाइन प्लीज ओके। जी सर, क्या खरीदा? मशीनरी खरीदी? मशीनरी है ना, मशीनरी डेबिट पेएबल क्रेडिट। कितने यूरोस की? 1 मिलियन यूरो डिवाइडेड बाई चलेगा सर 0.8। ये सेम डेट पर दो ट्रांजैक्शन है यार, तो आंसर है हमारा 12,50,000 रुपए। ना ना ना, अल्लाह ना करे। डॉलर सर। किन मुल्कों की करेंसी स्ट्रांग है? किन मुल्कों की करेंसी स्ट्रांग है? उन मुल्कों की सारी करेंसी स्ट्रांग है जिन मुल्कों के नौजवान अपने मुल्क में रहना चाहते हैं। जिन मुल्कों के नौजवान हर वक्त यही सोच रहे थे हमने क्या जुर्म किया था जो यहाँ पैदा हो गए, उनकी करेंसी का बेचारा यही हाल होना है। किन मुल्कों की करेंसी स्ट्रांग है सर? यूरोपियंस पाकिस्तान आना चाहते हैं, उनकी बचपन की ख्वाहिश है। अमेरिकन लव टू शिफ्ट टू पाकिस्तान। पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहना चाहते हैं।
सॉरी मेरा सेंटेंस 100% क्रॉस है। हम यहाँ अंडर प्रोटेस्ट रह रहे हैं जब तक मौका ना मिल जाए। दिली ख्वाहिश क्या है? लेट्स अज्यूम आवाज आए कि क्लास के बाहर को वीजे लेके खड़ा बंदा, सबसे पहले मैंने निकल जाना है, देख लीजिएगा आप, हालांकि सबसे इधर हो। हकीकत है सर, यहाँ क्या रखा है? मेरी भी कोई मैं नौजवान तो नहीं रखा है, यहाँ रखा क्या है मुझे बताएं, ऑनेस्टली बताएं, यहाँ क्या है? ऊपर से सीए, पहले ही कुछ नहीं, ऊपर से सीए है। बाहर तो सर दरख्तों पे लगे हुए हैं सर, जो ज्यादा तोड़ ले थक जाता है, बस वहां बंदा तोड़ते तोड़ते नींद आ जाती है, वरना और भी लगे। सर सही कह रहा हूँ सर, वापस आ जाए सर। नेक्स्ट डेट बताता है अमेरिका में बैठे बैठे सर, कंसल्टेट सर वापस आ जाए सर, फिलहाल वापस ही आ जाए जी, वापस आ जाए सर। अमेरिका में बैठे बैठे नेक्स्ट डेट बताएं। 12 जून को क्या हुआ? खामोशी से एंट्री करें, जाते जाते एक और एंट्री और। ये कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, सिर्फ डिसाइड ये करना है कि आपकी फंक्शनल करेंसी कौन सी है। कितने डॉलर्स वाला रिसीवेबल, कितने डॉलर्स में रिसीव हो रहा है? 96,000 नहीं है, कितने डॉलर्स वाला रिसीवेबल? 1,20,000 वाला रिसीवेबल कितने लाख डॉलर्स में रिसीव हो रहा है? इस सेंटेंस मेरा पूरा रिपीट करें, कितने लाख डॉलर्स वाला रिसीवेबल? मेरे लिए टफ होना चाहिए, आपके लिए क्या है? आपको तो अपना मुल्क है। कितने लाख डॉलर्स वाला रिसीवेबल, कितने लाख डॉलर्स में रिसीव हो रहा है? सेंटेंस रिपीट करें, सेंटेंस रिपीट, सेंटेंस पूरा रिपीट, पूरा पूरा पूरा। अब आंसर भी दें। 1,20,000 डॉलर्स वाला रिसीवेबल 1,06,667 667 सॉरी 1,06,667 डॉलर्स में अगर रिसीव हो रहा है तो आपको कैसा लग रहा है? कितना बुरा लग रहा है? 13,333 डॉलर बुरे लग रहे हैं। क्या कम डॉलर रिसीव हुए हैं? क्या डॉलर महंगा हो गया है? यूरो महंगा हो गया, यूरो सस्ता हो गया। चलें इसको रहने देते हैं। नहीं, बेस्ट सोल्यूशन ये है, वो बहस खत्म होगी, वो कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, रेट रेट बहस है या नहीं है? रेट रहने दें, टफ हो जाएगा। मेक द थिंग सिंपल। कितने डॉलर्स और रिसीवेबल कितने डॉलर्स में रिसीव हो रहा है? अमेरिका में बैठ के कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है। तो अमेरिका में रह के बैठ के ऐसे ही होना था? नहीं सर, जरूरी भी नहीं। ये एनी कंफ्यूजन इन दिस एंट्री, एनी कंफ्यूजन इन दिस एंट्री। चले वाइंड अप कर लेते हैं, ये वाला साल शायद हो जाएगा। कुछ रहता है इस साल? नहीं सर जी, ईयर एंड कहाँ सर, नेक्स्ट नेक्स्ट एक पेमेंट हो रही है। किस डेट पे पेमेंट हो रही है पेबल की? 31 जुलाई से पहले कोई ईयर एंड तो नहीं आ गया? तो ईयर एंड अगर बीच में आ जाए तो क्या सोचना होता है? किसका रीमेजरमेंट से पहले ये देखना होता है कि कोई फॉरेन करेंसी रिसीवेबल या पेबल है भी, तो रिसीवेबल नहीं है, पेबल है। वाइंड अप कर।
करें सर, ना करें सर, ना करें सर, पढ़ाई की इतनी बातें बस कर दें सर। ये डिवीजन समझ आ रही है इस क्वेश्चन में जो हो रही है, ये जो रेट डिवाइड हो रहे हैं, आप समझ आ गए प्लीज एक्सचेंज रेट को गौर से देख के। कितने लाख डॉलर्स वाला पेबल कितने लाख डॉलर्स में रीमेजर हो रहा है? 12,50,000 वाला पेबल, सॉरी 12,50,000 वाला पेबल। पेबल कितने लाख डॉलर से बढ़ रहा है? नहीं यार, 1,78,511 डॉलर से बढ़ रहा है। डॉलर्स टर्म में लायबिलिटी बढ़ रही कम हो रही है? कितने लाख डॉलर्स वाली लायबिलिटी कितने लाख डॉलर्स में कन्वर्ट हो रही है? 12,50,000 वाली लायबिलिटी 14 लाख समथिंग पे पहुंच गई। तो क्या डॉलर्स में पेबल बढ़ गया? तो पेबल बढ़ा है कम हुआ है? क्रेडिट हो जाएगा सर, लॉस हो रहा है। 178, ये सही है फिगर 571? नहीं समझ रहा है? नहीं वो फिगर तो आ जाएगी सर, ये सेंटेंस अगर आप नहीं बोलेंगे तो सही समझ नहीं आ रहा है। प्लीज पेबल बढ़ रहा है कम हो रहा है? कितने वाला कितना हो रहा है? बोलेंगे तो बहस खत्म हो जाएगी। और पेबल बढ़ रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, और पेबल बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगेगा चाहे आप दुनिया के किसी मुल्क में भी पहुंच जाए। ये एक एंट्री रहती है, लेकिन चलें यहाँ तक बात खत्म कर लेते हैं फिलहाल। जी आज हमारी एक एक्स्ट्रा क्लास भी है कल। ये आपको 3 दफा मैसेज आया होगा, 2 दफा आया, 3 दफा आया? नेक्स्ट टाइम 3 दफा होना चाहिए ताकि रिमाइंडर्स हो जाए। अच्छा सर, ये आपको तंग करना मकसद नहीं है, लेकिन सिचुएशन जरा हमारे सामने ही है। आई कैप ने सिलेबस कुछ हद से ज्यादा बढ़ा दिए, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम रादर देन कि हम संडेज लगाएं, एंड में लगाएं, साथ साथ अगर हिम्मत कर लेंगे तो अच्छा है। और खासतौर पे इन दिनों में जरा हम रिलैक्स भी होते हैं, तो इंशाल्लाह किस टाइम मुलाकात आ जाए? तो 3 o'clock इंशाल्लाह मुलाकात है। थैंक यू सर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है प्लीज। इसको फिर रिकॉर्डिंग में अवेलेबल कर देता हूँ, ये फिर रिकॉर्डिंग ये जरा ये जो एक्स्ट्रा क्लास होती है ना, F1 की हो या ये हो, तो इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर देना सबको। नहीं जेन में रखना। हाँ सेशन, ये जो भी एक्स्ट्रा क्लास F1 की हो या F2 की हो, बच्चों का कोई क्लैश वगैरह आ जाता है वो देख लेंगे, वो सर से मैं कर लेता हूँ बात, या 15 मिनट लेट शुरू कर लेंगे या उधर पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा क्लास होती है ना, इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर देना नहीं वैसे ये क्योंकि कभी किसी का क्लास तो मेरे को क्लैश वगैरह आ जाए तो हाँ, तो ये एक्स्ट्रा क्लास है F1 की या F2।